Hello bachcho, myself Surya, your science teacher. Today I am going to take your online revision class. There is an information for every student. Please purchase your book sets before 15 because after 15 onwards we will start our new syllabus. As you know, before starting my lecture, I'll give some thought to you. So today's thought is, don't believe on luck, believe on hard work. हमें लक पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क पे बिलीव करना चाहिए और हमें लगातार हार्ड वर्क करते रहना चाहिए. Definitely one day you will get succeed. Now let's start the lecture. So our first chapter is nutrition in plant and second chapter is nutrition in animals. Clear? Before starting these chapters, we have to learn some basic things like definition of nutrition, types of nutrition, etc. So now the definition of nutrition. See, nutrition जो है ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कंज्यूम करता है, साथ साथ उस फूड को क्या करता है, यूटिलाइज करता है एनर्जी फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. क्लियर? If we talk about mode of nutrition, then there are two mode of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and second one is heterotrophic mode of nutrition. In the autotrophic mode of nutrition, these organisms make their own food with the help of sunlight or by the energy released due to the chemicals. Second one is heterotrophic mode of nutrition. In these, organisms are not able to make their own food, they are dependent on the other organism for food. तो ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. ठीक है? तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट एग्जाम्पल है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एनिमल एग्जाम्पल में आता है. ठीक है? अब जो पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, अब इसी प्लांट के बारे में पूरा हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में और एनिमल के बारे में पूरा पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो एज वी हैव सीन दैट प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, दे हैव एबिलिटी टू मेक देयर own food. Clear? Further, the question arises here that how plant make their own food. Plant make their own food with the help of photosynthesis. Clear? अब देखिए कैसे बनाते हैं, ये पूरा आपको क्लासरूम्स में पढ़ाया गया था, तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो सुपरफिशियल थिंग है उसकी बात हम करेंगे. देखिए लीव्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. अब जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल पे जब सनलाइट पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और चलती है क्या, जेड स्कीम चलता है क्या, जेड स्कीम, और बनता क्या है एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है. फर्दर ये NADPH2 लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज होता है, CO2 की मदद से बन जाता है भोजन, बन जाता है भोजन. ठीक है? हाँ, और वो भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं, वो अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं. क्लियर? नाउ फर्दर अगर हम पूरे इस रिएक्शन की बात करें तो CO2 वाटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं सनलाइट की मदद से. फर्दर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है इस प्रोसेस में. ठीक है? अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जो लीफ है उसको CO2 कैसे मिलता होगा और ऑक्सीजन वो कैसे निकालता होगा. ठीक है? तो लीव्स के पास होता है स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है स्टोमेटा. क्या नाम होता है? स्टोमेटा. अब देखिए स्टोमेटा की बात करें तो लगभग 5 लाख स्टोमेटा पर मीटर स्क्वायर में पाए जाएंगे. मतलब 1 मीटर स्क्वायर देखोगे तो उसमें लगभग 5 लाख स्टोमेटा दिखेंगे. देखो स्टोमेटा बना कैसे होता है, देखते हैं. देखो उसके पास 2 बीन शेप की गार्ड सेल होती है. अब देखिए
ये स्टोमेटा ओपन होता है, जो अंदर वाटर है, ठीक है, ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और CO2 जो इन्वायरमेंट पे है वो प्लांट के अंदर चला आता है। अब फोटोसिंथेसिस होगा और इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर आएगा और ये ऑक्सीजन एनिमल लेगा और अपना जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको रेस्पिरेशन की प्रोसेस से करेगा, ठीक है। फर्दर एनिमल CO2 निकालेगा, फिर से वो स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लीफ के अंदर, और लीफ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, फिर से खाना बनेगा और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमें देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग CO2 निकालते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन के रूप में देता है, साथ में अपने अंदर फूड के फॉर्म में स्टोर भी कर लेता है। मीन्स इस इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो कौन खत्म कर रहा है, प्लांट, क्योंकि CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CO2 क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहा है और खाना भी बना दे रहा है। बात क्लियर हुई? तो प्लांट है ना हेल्पफुल अपने लिए। तो ये प्लांट की बात, ठीक है। अब देखो, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, ये प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। हालांकि बहुत कम प्लांट हैं जिनके अंदर ये देखने को मिलता है। चलिए अब समझेंगे। प्लांट्स के अंदर 4 तरीके के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। पहला आपका हो सकता है क्या, सेप्रोफिटिक, दूसरा हो सकता है पैरासिटिक, तीसरा हो सकता है आपका इंसेक्टिवोरस, प्लांट इंसेक्टिवोरस भी हो सकता है, और चौथा है सिम्बायोटिक। क्या हो सकता है, सिम्बायोटिक। अब इन चारों की चर्चा हम लोग फाउंडेशन क्लासेस में कर चुके हैं, याद हो, ठीक है। तो बात कर लेते, देखो पहले सेप्रोफिटिक, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, फंजाई ना। और मैंने वहां बताया था कि फंजाई को पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन बाद में उसको किंगडम फंजाई बना के अलग कर दिया गया, ये बात बताई थी। तो अभी हम इसको प्लांट कंसीडर कर रहे हैं। सेप्रोफिटिक का एग्जांपल फंजाई। अब बताया पैरासिटिक, बहुत सारे प्लांट है जो पैरासाइट होते, बताया था, जैसे डॉडर है, ठीक, कस्क्यूटा है ना, रेफ्लेशिया है। अब देखिए रेफ्लेशिया क्या है, ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है। मीन्स रेफ्लेशिया है टॉलेस्ट फ्लावर, जिसका जो डायामीटर होता है वो लगभग 100 सेंटीमीटर का होता है और वेट लगभग 10 किलो होता है। रेफ्लेशिया का फ्लावर सबसे भारी फ्लावर होता है और सबसे बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है। अब पैरासिटिक आपको समझ में आता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना न्यूट्रिशन लेंगे और जिस ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे उसे होस्ट बोलेंगे। वेरी गुड। अब आगे बात करें, अगला क्या था, इंसेक्टिवोरस। बताया गया था कुछ प्लांट्स हैं जो कहाँ उगते हैं, हाँ, दलदली स्वैम्पी एरियाज में, मार्सी एरियाज में उगते हैं। वहां पे होता है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। क्या होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। तो किसको खाने लगते हैं, इंसेक्ट को खाने लगते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो है उसको फुलफिल कर सके। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। और सबसे लास्ट बताया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक आपको याद हो, लाइकेन। लाइकेन में एल्गी खाना बनाता था, लेकिन फंजाई खाना नहीं बनाता था, एल्गी से खाना लेता था, याद है। हाँ, तो इसमें भी क्या है, सिम्बायोसिस हो रहा है, एक खाना बना रहा है, दूसरा खाना नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे जो फंजाई इसमें है तो अपना खाना नहीं बना रहा है, वो क्या कर रहा है, एल्गी से खाना अपना ले रहा है, ठीक है। ये भी हेटेरोट्रॉपिक हो गया। एक और बताया था माइकोराइजिक रूट। माइकोराइजिक रूट, उसमें क्या होते थे, रूट्स के अंदर फंजाई आ जाते थे, तो हायर प्लांट खाना बनाते थे और उस फंजाई को देते थे, फंजाई उनका खाना खा के जिंदा रहता था। बात क्लियर हुई? तो ये सिम्बायोटिक की बात थी। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे बात करें, अगले चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल पे जाए तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने देख रखी है। अब जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो उसी समय बता दिया था हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल मेनली कौन होता है, एनिमल। कौन होता है, एनिमल। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल। अब बात करें एनिमल के अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है कौन कौन से तरीके के देखने को मिल सकते हैं। पहला है होलोजोइक, दूसरा है पैरासिटिक, ठीक है, और डिकम्पोजर और आपका हाँ स्कैवेंजर्स, ठीक है। ये आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब होलोजोइक की बात करें
तो होलोजोइक मतलब जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, होलोजोइक। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर एक खास बात होती है, कौन सी, ये बताएगा? हाँ, वेरी गुड। वो फर्स्ट इनटेक करते फूड का, देन डाइजेस्ट करते, मतलब फर्स्ट डाइजेशन देन डाइजेशन, होलोजोइक। ठीक है, अब आगे बात करें। पैरासिटिक, पैरासिटिक जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, जैसे प्लांट में बात की ना हम लोगों ने। हाँ, अब देखें पैरासाइट की बात करें तो लीश होता है हमारे हेयर में, लूज होता है हमारे का हेयर में, ठीक है। उसके साथ साथ टिक्स होते हैं डॉग्स पे, और जो भी पेट एनिमल्स हैं उन पे टिक्स पाए जाते हैं ना। हाँ, तो ये सब क्या है, पैरासाइट है। साथ साथ ये तो ऊपर रह रहे हैं, अंदर भी पाए जाते हैं कुछ पैरासाइट हमारे अंदर, कुछ बैक्टीरिया है, समझ आया, कुछ प्रोटोजोन्स है, वो हमारे अंदर क्या एज अ पैरासाइट रहते हैं, समझ आया। कुछ एनिमल्स भी हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें, ई कोलाई अपने अंदर होता है, ठीक है। लैब बैक्टीरिया अपने अंदर होता है ना, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ना, या फिर बोले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक। उसके साथ साथ अपने अंदर होता है क्या, फीता कृमि, टीनिया, और टीनिया का साइज 7 मीटर से लेकर 15 मीटर तक हो सकता है। तो ये कुछ पैरासाइट हैं जो एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। जिस एनिमल के ऊपर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब सबसे लास्ट है क्या, लास्ट है क्या, स्कैवेंजर, या फिर बोले डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब देखो स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये ऐसे एनिमल होते हैं जो डेड एनिमल को खाते हैं। तो स्कैवेंजर्स आर द एनिमल विच ईट द डेड एनिमल्स। देखा होगा जो वल्चर है ना, देखा होगा कभी कोई एनिमल रोड एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, मर जाता है, तो वहाँ पे क्रो, वल्चर ये सब क्या आते हैं, उसको खाने के लिए आ जाते हैं, तो वो स्कैवेंजर कहलाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे जो एनिमल है वो बड़ा ना हो कि, मतलब क्रो और वल्चर बड़े होते हैं ना, बड़ा ना हो कि बहुत टाइनी सा होता है, स्मॉल होता है, तो ये कहलाता है डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर की डेफिनेशन में बात करें तो टाइनी और स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल नोन एज डिकम्पोजर्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, और सर्टेन प्रोटोजोन्स हैं, ये सब क्या है, डिकम्पोजर्स है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन कैटल्स। कैटल्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल। देखिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या, देखिए माउथ होता है, इसके ये तो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इसके पीछे होगा फूड पाइप ना, फूड पाइप पीछे होता है, फूड पाइप से आगे चलेगा ना, फूड पाइप को हम एक और नाम बोलते हैं ईसोफेगस, इससे आगे चलेगा, लेफ्ट साइड में ओपन होगा और यहाँ पे होगा क्या, स्टमक। तो हमारा सिंपल सा स्टमक है, ठीक है। लेकिन उनका जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उनका जो स्टमक होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। देखो 4 पार्ट के अलग अलग नेम होते हैं। पहले सेगमेंट का नेम होता है र्यूमेन, दूसरे का होता है रेटिकुलम, तीसरे का होता है ओमेसम, चौथे का होता है एबोमेसम। तो र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ठीक है। अब देखिए जो कैटल है, जब भी उनको आप खाना दे देते तो क्या कर लेते हैं, सारा फूड को क्या कर लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं, और सारा फूड सॉलो करने के बाद, निगलने के बाद वो जाके आपका र्यूमेन में इकट्ठा हो जाता है। र्यूमेन मतलब खाली जगह, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। अब र्यूमेन में क्या होता है, जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है। जो अब र्यूमेन में जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट में तो समझ आता है, हाँ, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ना, सिंपलर पीसेस में। तो अब जो फूड यहाँ पे था पार्शियली डाइजेस्टेड, इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच इज प्रेजेंट इन द र्यूमेन नोन एज कर्ड, ठीक है। अब फर्दर जब भी जो कैटल है खाली बैठेगा, फूड खत्म हो जाएगा पास से, तो क्या करेगा, रेटिकुलम की मदद से, रेटिकुलम मतलब जाल 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 तरीके होता है, तो र्यूमेन के अंदर इकट्ठा होगा, रेटिकुलम की मदद से माउथ में आ जाएगा, ठीक है, फूड। अब माउथ में आएगा, फिर से वो च्यू करेगा अच्छे से। च्यू करने के बाद जब वो च्यू कर लेगा, फर्दर वो जाएगा किसमें, ओमेसम में। कहाँ जाएगा, ओमेसम। ओमेसम के बाद फर्दर वो जाएगा एबोमेसम में। तो इसका फंक्शन था स्टोरेज र्यूमेन का, फूड स्टोरेज
ना, और पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड विच इज नोन एज कर्ड। अगला इसका फंक्शन क्या था रेटिकुलम का, इट हेल्प इन ब्रिंग बैक फूड फ्रॉम रूमेन टू द माउथ, ठीक है। अब जो ओमेसम है इसका फंक्शन बात करें, इट हेल्प इन एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। जो भी मतलब ज्यादा मात्रा में वाटर होता है उसको उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, ओमेसम में हो जाता है, ठीक है। तो ओमेसम का फंक्शन हो गया। एबोमेसम की बात करें, अब देखें इन तीनों में एंजाइम कहीं नहीं सिक्रीट होता है, केवल सिक्रीट कहाँ होता है, एबोमेसम। अब एंजाइम्स निकलेंगे और क्या करेंगे, उस फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन ना। इंटेस्टाइन में भी कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा और वहां पे और जो फर्दर डाइजेशन होना होगा वो हो जाएगा और वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? हाँ। अब देखें यहाँ पे ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों हुआ, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों होता है, ठीक है। देखो इन जो एनिमल्स है, कैटल्स है, ये ईट क्या करते हैं, हाँ सिंपल ग्रासेस और जो भी प्लांट है इन सबको खाते हैं। अब इनके पास होता है सेल्यूलोज, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज। अब जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर सेल्यूलोज डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब हम गाजर या फिर बोले खीरा और जितने भी कच्चे फल जो खाते हैं, मतलब उनका जो सेल वॉल है वो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, समझ आया। यानी कि अगर हम सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में तो वो एज अ रफेज वर्क करेगा ना, जिसकी मदद से हमारा पेट क्या रहेगा, साफ रहेगा। बात क्लियर हुई? तो होता क्या है, सेल्यूलोज होता है कच्चे फलों में, जब वो खाते हैं तो वो भी एनिमल है हमारे जैसे, तो उनके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर डायरेक्ट होता तो, अब सोचो उनका मेन आहार क्या है, कच्चा फल ही है ना, कच्चा प्लांट ही है। तो अगर डाइजेशन ना होता क्या उनको न्यूट्रिशन मिल पाता, न्यूट्रिएंट मिल पाते, नहीं मिल पाते। तो इसी को देखते हुए भगवान ने क्या किया, उनके अंदर ये इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना दिया ताकि उनके अंदर क्या सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सके, समझ आया। अब इस पूरे प्रोसेस में इनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है सेल्यूलेज। कौन सा एंजाइम, सेल्यूलेज, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में किसका, सेल्यूलोज का, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, रूमिनेंट एनिमल की, ठीक। फर्दर अब हम लोग आते हैं ह्यूमन पे। तो ह्यूमन के अंदर वेल मॉडिफाइड या फिर बोले एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो ट्यूब है उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो ट्यूब अपना माउथ से शुरू होता है, माउथ से लेके ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम आएगा, रेक्टम से फिर क्या हो जाएगा, हाँ, जो है आपका बाहर निकल जाएगा फूड एनस के थ्रू, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लासरूम्स में पढ़ चुके हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा कॉपी से, ठीक है। एक वर्ड और आता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो होता है एंजाइम ना। देखो एंजाइम है, ये वर्क करते हैं बायो कैटालिस्ट की तरह और होते हैं प्रोटीनिशियस, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से बने होते हैं और वर्क करते हैं बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट मतलब ऐसे लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन को बढ़ा दे, कहलाते हैं बायो कैटालिस्ट। बायो मतलब लिविंग, समझ आ रहा है, कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, समझ आया। हाँ, अब सोचे अगर एंजाइम ना होता अपने बॉडी में तब क्या होता। अगर एंजाइम ना होता अपने बॉडी में तो फिर जो खाना हम खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट होने में लगभग 50 साल लग जाते हैं। कितने साल, 50 साल, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो एंजाइम कैसा है, कैटलिस्ट की तरह, एंजाइम कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. In further video we will discuss further chapter. Okay, clear? Okay, fine. So we will meet in the next lecture. Okay, be safe, stay at home, and God bless you. Thank you. Bye bye.